किसकी दुनिया, किसका शासन, किसका पैसा? निम्नलिखित 3 प्रश्न हैं जिन्हें दुनिया में बहुत कम लोग समझ पाते हैं और जिनको समझे बिना व्यवस्था परिवर्तन एक असंभव चुनौती है। निम्नलिखित 3 प्रश्न हैं जिन्हें दुनिया में बहुत कम लोग समझ पाते हैं और जिनको समझे बिना व्यवस्था परिवर्तन एक असंभव चुनौती है। दुनिया पर कौन शासन करता है? दुनिया में इतना अन्याय, अत्याचार, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, युद्ध इत्यादि क्यों है? दुनिया का हर देश और लगभग सभी व्यक्ति कर्ज में है, तो यह कर्ज है किसका? पैसा क्या है और कर्ज देने के लिए इसे बनाता छापता कौन है? बदल गए गुलामी के तरीके। हम कभी उपनिवेशवाद से आज़ाद नहीं हुए, बस शासन करने के तरीके बदल गए और हमने आज़ादी का भ्रम पाल लिया। यह याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले वो लोग गुलाम बनते हैं जिनको ये भ्रम हो जाता है कि वे आज़ाद हैं। 1862 में ब्रिटिश बैंकिंग द्वारा अमेरिकी बैंकर्स के लिए एक सुझाव। मैं और मेरे यूरोपियन मित्रों को यह जानकर खुशी हुई कि गृह युद्ध के बाद अमेरिका में जातिगत गुलामी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें मालिक को गुलामों की सारी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती है। जबकि सबसे सरल तरीका यह है कि पूंजी द्वारा लोगों की आमदनी नियंत्रित करके उनको नियंत्रित किया जाए, और यह सब किया जा सकता है पैसे को नियंत्रित करके। दिखाए गए पिरामिड में शीर्ष पर विश्व के शासक विराजमान है और बिल्कुल नीचे शोषित जनता है जो निरंतर अभाव में जी रही है। जनता पर नियंत्रण के लिए दुनिया के हर देश में सरकारें विराजमान है जो आमतौर पर जनता के हित में नहीं बल्कि विश्व के शासकों के लिए काम करती है। शोषण के विरोध में खड़े लोगों का दमन करने के लिए नकली धर्मसत्ता, मीडिया और शिक्षा व्यवस्था सरकार के सहयोग से काम करती है। सरकारों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बैठी है जो विश्व के सभी संसाधनों को नियंत्रित करती है। अधिकतर लोगों को यह लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही स्वतंत्र रूप से विश्व को चलाती है, लेकिन इनके ऊपर एक ऐसी व्यवस्था है जो सही मायने में विश्व का आर्थिक नियंत्रण करते हुए शासकों के साम्राज्य को बनाए हुए है। यह नियंत्रण ब्याज, कर, टैक्स, राजस्व, केंद्रीय बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जैसी संस्थाओं के माध्यम से होता है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोग किसी कानून में परिवर्तन चाहते हैं और दलील देते हैं कि सख्त से सख्त कानून बना देने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जबकि वे लोग यह नहीं जानते कि व्यवस्था का ढांचा कुछ और ही है और सरकारें स्वतंत्र नहीं है। इस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ लोगों ने रणनीतिकार समूह बनाया हुआ है जो षड्यंत्रकारी ढंग से छिपकर विश्व की दशा और दिशा तय करते हैं। इसके ऊपर 300 लोगों का एक आयोग बना हुआ है जो विश्व के सबसे अमीर और ताकतवर उप परिवार है। उनके ऊपर 13 लोगों की शीर्ष परिषद है जो विश्व के सबसे ताकतवर परिवार है, जो विश्व के शासकों के मंत्री के रूप में काम करते हैं, और ये सभी अपना एक एक प्रतिनिधि लंदन शहर के पार्षद के रूप में नियुक्त करते हैं। इन 13 लोगों के आयोग में रोथशील्ड परिवार, रॉकफेलर परिवार, मोर्गन परिवार, स्किफ परिवार प्रमुख हैं। प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने इस व्यवस्था के बारे में कहा है, यह अच्छा है कि देश के लोग हमारी बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली मॉनेटरी
सिस्टम को नहीं समझते। अगर समझते तो मुझे विश्वास है कि कल सुबह होने से पहले क्रांति हो जाएगी। तो ऐसी क्या बात है जिसे अगर देश के लोग समझ ले तो क्रांति होनी निश्चित है। इस बात को समझने के लिए हमें बैंकिंग प्रणाली के साथ यह भी समझना होगा कि आखिरकार यह पैसा है क्या। 1 रुपए का नोट और अन्य नोट। जैसा कि ऊपर के चित्रों में आप देख रहे हैं, तीन तरह के रुपए हैं। 1 रुपया चांदी का है, जो कि भारत सरकार ने जारी किया है, जिसकी कीमत 1 तोला चांदी है। 11 ग्राम चांदी है। दूसरे चित्र में आप 1 रुपए का नोट देखेंगे। यह भी भारत सरकार ने जारी किया है और इस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर हैं। तीसरी तस्वीर में 1 रुपए का सिक्का है और यह भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। लेकिन 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक सभी नोट अलग तरह के मिलेंगे। इसमें पहला अंतर यह है कि यह भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है और भारत सरकार ने इसे गारंटी दी है। इन नोटों में से आप यहाँ 100 रुपए के नोट की तस्वीर देखिए, जिस पर लिखा है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और इसके नीचे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस तरह की बात आप 2 से 2000 रुपए के सभी नोटों में देख सकते हैं। जो बात 1 रुपए के नोट में नजर नहीं आती है, मतलब यह है कि यह 100 रुपए नहीं है, सिर्फ 100 रुपया है। रसीद है जिसका मूल्य तो 100 चांदी के सिक्कों के बराबर होना चाहिए था, परंतु अब ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, इसी बात को आगे विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। बैंकों का जन्म सन 1650 के आसपास की बात है, जब पश्चिम के देशों में लोग सुनारों के पास अपना सोना चांदी सुरक्षित रखते थे। इसके बदले में सुनार एक रसीद देते थे। उदाहरण के तौर पर जब कोई सुनारों के पास 100 तोला चांदी के सिक्के जमा करने जाता था, तो बदले में सुनार उसे एक कागज की रसीद पर अपनी मोहर लगाकर देता था, जिस पर लिखा रहता था कि मैं धारक को 100 तोला चांदी अदा करने का वचन देता हूँ। यह रसीद आज के नोट के जैसी ही होती है। जिस रसीद को वह व्यक्ति अगर सोनार को वापस देता तो उसे 100 तोला चांदी मिल जाती। धीरे धीरे इस रसीद पर लोगों का यह विश्वास बन गया कि कोई भी व्यक्ति यह रसीद लेकर जारी करने वाले सुनार के पास लेकर जाएगा तो बदले में उसे उतनी चांदी मिलेगी, और इस प्रकार यह रसीद ही समाज में पैसे के रूप में प्रयोग होने लगी। और इस रसीद पर लोगों का विश्वास इतना बढ़ गया कि बहुत कम लोग अपनी चांदी या सुनारों से वापस मांगने जाते थे। जिनको गहने बनवाने इत्यादि की आवश्यकता पड़ती थी, सिर्फ वही लोग सोना चांदी वापस लेने आते थे। इस दौरान सुनारों ने अपने अनुभव से यह देखा कि आमतौर पर रसीद के बदले सोना चांदी मांगने वाले लोगों की संख्या 10% से भी कम है। इसे देखते हुए सुनारों ने 10% अपने पास जमा रखकर बाकी के सोने चांदी को उसके असली मालिक से पूछे बिना कर्ज पर देकर ब्याज कमाना शुरू कर दिया। इस तरह सोना और चांदी अब अन्य लोगों के पास से घूमता हुआ वापस सुनारों के पास आने लगा। उसका भी 10% रखकर बाकी फिर से ब्याज पर चढ़ाया जाने लगा, और इस तरह से एक ही सोने को कई बार ब्याज पर दिया जाने लगा। इस प्रक्रिया को बैंकिंग की भाषा में अंश रिजर्व बैंकिंग, फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग कहा जाता है, क्योंकि सुनारों ने जितने पैसे की रसीद जारी कर दी थी, असल में उसका सिर्फ एक हिस्सा ही उनके पास रखा रहता था। इन लोगों को उस समय मनी चेंजर भी कहते थे, और क्योंकि इन मनी चेंजर के पास जारी की गई रसीद का 10% से भी कम सोना चांदी रखा रहता था,
इसलिए जब कभी ज़्यादा लोग अपनी रसीद के बदले सोना चांदी मांगने आ जाते थे, तो यह लोग उन्हें उनका सोना चांदी दे नहीं पाते थे और दिवालिया हो जाते थे। इससे बचने के लिए सुनारों ने लोगों के जमा किए गए सोना चांदी पर उन्हें भी ब्याज देना शुरू कर दिया। जिस सोना चांदी को रखने का यह लोग कभी शुल्क लिया करते थे, उस पर उल्टा ब्याज देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि आम जनता जितना ज़्यादा अपना सोना चांदी इनके पास जमा रखेगी, उसका 10 गुना पैसा रसीद बनाकर ये लोग कर्ज बांट ले सकेंगे। और ये मनी चेंजर जितना ज़्यादा पैसा बनाकर कर्ज पर बांटेंगे, उतना ज़्यादा ही ये ब्याज कमा पाएंगे। इस तरह से दुनिया में ब्याज आधारित बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हुई। लेकिन ब्याज देने के बावजूद कई बार अविश्वास होने पर लोग रसीद के बदले सोना चांदी मांगने आ जाते थे और इस कारण शुरुआत में कई बैंक दिवालिया हुए।